औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आज तक हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के वो डिस्कस किए हैं। और पिछली दफ़ा मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था और उस असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए मंडे का टाइम है आपके पास। इसका मतलब आज आपको ये असाइनमेंट सबमिट करना है। तो ये असाइनमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं तो वो हम इन्हीं असाइनमेंट्स की बुनियाद पर डिसाइड करते हैं। तो इसलिए आपका ये असाइनमेंट सबमिट करना हर हाल में ज़रूरी है। तो आई एम श्योर दैट यू विल सबमिट इट बाय टुडे। तो फिलहाल हम इसी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को लेके आगे बढ़ेंगे। आज हम मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं। तो उन प्रॉपर्टीज में आज की एक प्रॉपर्टी है दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर। तो जहां तक मेटेलिक कैरेक्टर का ताल्लुक है कि आप जानते हैं कि एलिमेंट जो हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं 118, उन एलिमेंट्स को हम मेनली ब्रॉडली 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। जैसे आपने पढ़ा है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालाइड्स। तो इसमें मैं आपको याद दिला दूं, मेटल्स के बारे में आपने पढ़ा है कि इनके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको याद हैं। दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, they have metallic luster, they have high tensile strength, they are sonars, so they are good conductors of heat, they are good conductors of electricity. So these are the general characteristics of metals. They have some general chemical characteristics also, while as non-metals have generally properties opposite to that of metals. वो भी आप जानते हैं। Metallides have the properties intermediate between metals and non-metals. तो मेटल्स जो हैं ये एलिमेंट हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्स में से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटालाइड्स हैं। अब हमारे पास जो मसला है वो ये है कि जो मेटल्स हैं, अगर आपको याद होगा, पढ़ा है आपने, जो आपका पीरियोडिक टेबल है, आपके पीरियोडिक टेबल में जनरली हम क्या देखते हैं कि जो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं ऑन द लेफ्ट साइड, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट मेटल्स हैं और इसमें नॉन मेटल्स आते हैं। तो बीच में जो बाउंड्री मैंने डाल दी, इस बाउंड्री पे मेटालाइड्स होते हैं। तो अब ये जो एलिमेंट जो लेफ्ट साइड पे पीरियोडिक टेबल के हैं, जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है, क्या इन सबों का मेटलिक कैरेक्टर एक जैसा है? मेटलिक कैरेक्टर मैंने बता दिया कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मेटल्स में होती हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स में होते हैं। अब ये जो मेटल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या सभी मेटल्स में ये कैरेक्टर्स एक जैसे थोड़ी पाए जाते हैं? दे डिफर इन दीज कैरेक्टर। सबों में एक जैसा मेटलिक कैरेक्टर नहीं होता है। तो यही मेटलिक कैरेक्टर जो इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स में है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में है, कि ये कैसे मेटल्स हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या रहती है मेटलिक कैरेक्टर में। व्हेन वी गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम along a group, what happens to the metallic character, whether it increases or decreases. In the same way, we compare the metallic character of elements of one group with that of the another group. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो कि आप इसके बारे में बहुत पहले पढ़ चुके हैं मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि हमने क्या पढ़ा है, ताकि आप आसानी के साथ किसी भी ग्रुप का मेटलिक कैरेक्टर
या किसी भी ग्रुप का नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिस्कस कर सकते हैं। तो जहां तक मेटल्स का ताल्लुक है, मेटल्स जो एलिमेंट्स होते हैं, जनरल में टर्म याद रख लेना कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर दोज which lose the electron. Those elements which lose electron are called as electropositive. अब जाहिर सी बात है, जो जितना आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और जो जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसका मेटेलिक नेचर जो होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है ना, आसान बात है। यानी पहले ये बात नोट कीजिए कि मेटल्स किनको कहा जाता है। एक तो कैरेक्टर्स हो गए कि मेटल्स में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, दे आर मेटलिक क्लस्टर, दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल, दोज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल्स। अब है कि हैं क्या, जनरल में जब हम देखते हैं कि मेटल्स जो होते हैं इनकी खास खुसूसियत ये है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अब जो जितना आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका मेटलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। सो दे लूज द इलेक्ट्रॉन्स more easily an atom loses the electron more is its metallic character, or more it is electropositive, and hence more is its metallic character, or hence more is it metallic in nature. यानी इसका मेटेलिक नेचर जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मींस टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। अब जो जितना आसानी के साथ लॉस करेगा, आपको ये भी याद होगा इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट यूं ही लॉस नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के लिए हमें यहां से एनर्जी देनी पड़ती है। अब जिस जगह या जिस एलिमेंट में हमें कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी वो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो जो एनर्जी हम यहां से देते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसलिए जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, यानी जहां कम एनर्जी देनी पड़ेगी, वही मोर मेटेलिक इन नेचर है। ठीक है ना। अब आप कंपेयर कीजिए एटम्स को। अगर आप देखेंगे कि अब कौन से एटम वो हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लॉस करते हैं, तो इसमें आप अगर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो दो बातें जरूर याद रखिएगा जिसकी बुनियाद पे आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि किस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे ये बता सकते हैं कि क्या ये एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पोजीशन में है या नहीं। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि अगर एटम, इफ एन एटम इज एबल टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये सिंपल फार्मूला है। ये देखने के लिए आया कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या नहीं, यानी कोई एटम मेटलिक है या नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या नहीं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखोगे उस एटम की, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने से वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है, तो इसका मतलब है ये एटम रेडिली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जैसे आप लिथियम की बात ले लीजिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से लिथियम जो है हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, या सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है। इसलिए एटम
ये एटम्स जो हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं, चाहे कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कोई दो लॉस करता है। मिसाल के तौर पर आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये देख लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 और 20, ठीक है ना। अब अगर ये कैल्शियम जो है, अगर इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं तो यहां पर आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाती है। इसका मतलब है कैल्शियम जो है इट हैज टू लूज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो चूंकि ये जो लिथियम की एग्जांपल है, इट इज इन ग्रुप फर्स्ट 1s, जो हम कहते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का जो ग्रुप फर्स्ट है, एस ब्लॉक का जो ग्रुप फर्स्ट है, इसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम अल्कली मेटल्स हैं, और कैल्शियम जो है ये एस ब्लॉक के ग्रुप सेकंड में है। यानी ग्रुप फर्स्ट जो है वहां के बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप सेकंड के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एटम्स जो हैं ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए ऐसे एटम्स जो होंगे जो 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकेंगे, ऐसे एटम्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, दैट मींस दे आर मेटेलिक इन नेचर। तो इस चीज से इन इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे आप मेटेलिक कैरेक्टर इन एटम के बारे में एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं वेदर दिस एटम इज मेटेलिक इन नेचर और नॉट। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो ये हो गया, अब यह है कि लिथियम जो है इसको एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, ठीक है ना, तो मेटल है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना, ये भी मेटल है। अब मसला ये है कि ये जो मेटल्स हैं, मैंने तो दूसरी बात बताई कौन मेटल या कौन एलिमेंट, पहली बात ये थी, फिर से सुनिए, पहली बात ये थी कि क्या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए आप उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताएगी कि वो मेटल जो है क्या ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए मैंने फार्मूला बता दी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, तो ऐसा एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो ये मेटल होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये देखना है कि कौन मेटल ज्यादा, कौन एलिमेंट ज्यादा मेटेलिक है और कौन कम है। वो कम और ज्यादा की जहां तक बात है, उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज जो आपकी हेल्प करेगी दैट विल बी योर एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज विल हेल्प यू to decide whether the element is more metallic in nature or not, whether it is more electropositive or not। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे पहले ग्रुप में ही अगर हम देखेंगे लिथियम, उसके बाद है सोडियम, फिर है पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो फिर है रुबीडियम, फिर है सीजियम, फिर है फ्रांशियम। तो ये एलिमेंट जो हैं, अब देख लीजिए इन सभी एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट जो हैं ग्रुप फर्स्ट के, इन सारे के बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे लिथियम में 2s1 है, सोडियम में 3s1 है, पोटेशियम में 4s1 है। यानी सब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं। इसलिए इन सभी एलिमेंट्स को तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना ही होना है। अब ये कि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है, वही ज्यादा मेटलिक होगा। तो अब आप देख लीजिए, जब हम यहां से लिथियम से नीचे की तरफ आते हैं, लिथियम छोटा एटम है, सोडियम उससे बड़ा है, पोटेशियम जो है वो उससे बड़ा है, रुबीडियम उससे बड़ा है। दैट मींस जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ने से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाती है। जब डिस्टेंस बढ़ गई बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, तो उससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की जो वो हम कहेंगे न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है ऑन द वैलेंस शेल, या न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, वो कमजोर पड़ जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, उतना ही न्यूक्लियस की उस पे गिरफ्त जो होती है वो गिरफ्त कम हो जाती है। इसलिए बड़े एटम्स में
इलेक्ट्रॉन लॉस करना जो होता है वो आसान हो जाता है। यानी इसका मतलब लिथियम का इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सोडियम में उससे कम देनी पड़ेगी, पोटेशियम में उससे कम देनी पड़ेगी। यानी आप जितना नीचे की तरफ आएंगे, एटॉमिक साइज जितना बढ़ेगा, उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी उतना ही एटम इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो गई, नेचुरली मेटलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो गया। अब आप समझ गए, यानी मेटलिक कैरेक्टर जो है हम एटॉमिक साइज की बुनियाद पे आसानी के साथ बता सकते हैं कि कौन एलिमेंट ज्यादा मेटलिक है, जो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना बड़े एटमों में आसान हो जाता है। अब अगर आप ग्रुप फर्स्ट से ग्रुप सेकंड की तरफ जाएंगे, यानी अगर आप ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स और ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स इनको आपस में कंपेयर करेंगे, एक बात नोट कीजिए, जिस तरह से ग्रुप फर्स्ट में मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स, इसी तरह से ग्रुप सेकंड में भी मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा ऑन मूविंग डाउनवर्ड। यही हाल ग्रुप थर्ड में होगा, ग्रुप 13 में होगा, ग्रुप 14 में, इन ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप्स ऐसा ही हो जाता है कि मेटलिक कैरेक्टर जो होता है that goes on increasing on moving downwards। अब अगर हम एक ग्रुप का मेटलिक कैरेक्टर दूसरे ग्रुप के मेटलिक कैरेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे, तो उसमें आप देखिए, सपोज लिथियम ये है, फिर बेरिलियम है। बेरिलियम जो है वो स्मॉलर एटम है एज कंपेयर टू लिथियम। तो यहां पर फिर से एटॉमिक साइज की बुनियाद में हम बता सकते हैं आसानी के साथ कि बेरिलियम जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, सॉरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, क्योंकि बेरिलियम छोटा एटम है, वहां पर हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इसलिए बेरिलियम जो होता है उसका मेटलिक कैरेक्टर कम है एज कंपेयर टू लिथियम। फिर बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है। अगर आप मैग्नीशियम और सोडियम को कंपेयर करेंगे, तो मैग्नीशियम जो है इट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम बिकॉज इट इज स्मॉलर देन सोडियम, बट एट द सेम टाइम it is more metallic than beryllium क्योंकि it is larger in size than that of beryllium। ठीक है ना? तो इस बुनियाद पे हम मेटलिक कैरेक्टर डिफाइन करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। तो मेटलिक कैरेक्टर में मैं फिर से रिपीट करूं, मेटलिक कैरेक्टर मीन्स दैट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच हैव सर्टेन characteristics on the basis of which we say that they are metals in nature, and this metallic character is actively shown by the elements which are electropositive in nature, and electropositivity is measured in terms of ionization energy. Elements which have low ionization energy are more electropositive and hence more metallic in nature, and this metallic character or electropositive character or ionization potential, they actually depend on so many factors. Among those factors, one is the electronic configuration, another is atomic size, third is the nuclear charge, fourth is screening effect. So there are so many factors which are responsible for it, but the two most important factors are electronic configuration and atomic size. And I have told you, rather I have discussed both these factors with you, because on the basis of these two factors you can easily predict about the metallic character of the elements. So this is metallic character, and after that we will move to next property, that is melting point and boiling point. This was metallic character. Now another property is melting point and boiling point. You know that melting point is the temperature on which a solid changes into liquid state, and boiling point is the temperature on which a liquid changes into vapor state or gaseous state. So what happens, since metals, as you know already, all metals are solids except one, that is mercury. At room temperature all metals are solids. So the property which we are going to discuss here is melting point and boiling point. The most important is melting point. So melting means change of a substance from solid state to liquid state. How a solid changes into liquid, you already know it.
that we heat the solid, and by heating, the temperature of the solid gets increased. Then at a particular temperature, the solid changes into liquid. That particular temperature is called a melting point. That particular temperature is called a melting point. This melting point of solids varies. Melting point varies from one solid to another solid. So, as per metals are concerned, since all metals are solids except mercury at room temperature. That means if mercury already exists as liquid at room temperature, but other metals are solids at room temperature. So if we wish to change these metals into liquids, then we have to heat them. Then at their melting points, they will change into liquids. Now it is common sense. When a solid is changed into liquid, actually we have to find out what is the basic difference between these two, solids and liquids. And you know that solids and liquids both are matter. Solids and liquids both are matter. Both are made up of particles. Then why lies the difference? The difference lies in the interparticular forces of attraction. Interparticular forces of attraction. ये जो interparticular force of attraction है, they differ, and there is another difference which results or which is the outcome of this interparticular force of attraction, that is their packing. You might have come to conclusion what I'm wishing to tell you, what I'm wishing, or what I wish to transfer to you or inculcate to you. The difference between solids and liquids. There are two main points: interparticular forces and packing. Interparticular forces and packing. In solids, you know, particles are packed in this way. And liquids, particles are packed in this way, isn't it? Here the particles are packed very closely in solids, while as in liquids the particles are packed loosely. Why this close packing and why loose packing in liquids? The only difference is because of interparticular forces. Here the forces are strong. Interparticular forces are strong in case of solids, while as in case of liquids, these forces are weak. Interparticular forces are weak. The only difference between the two is this, that in case of solids, there is close packing because of strong interparticular forces, and in case of liquids, there is weak loose packing because of weak interparticular forces. So when we wish to change a solid into liquid, it simply means that we have to overcome these interparticular forces. We have to weaken them. We have to weaken the interparticular forces so that the particles will get loosely packed, they will get away from each other. So when particles of the solids go away, that means their close packing is finished, they will automatically get changed into liquid. And this is done by providing heat energy. When we provide energy, this energy helps us to pull away the particles from each other. अब क्लियर बात यह है कि जितने ये फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगे, हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी यहां से देनी पड़ेगी, और जितने फोर्सेस वीक होंगे उतना ही हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी. अब जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा. जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट कम होगा. जितना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. तो अब हमें ये देखना है कि ये जो मेटल्स हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट का क्या हाल है, क्या होता है जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं. जैसे लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है. इनके मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है व्हेन वी गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम? मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है?
क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है जैसे मैंने बता दिया, इट डिपेंड्स अपॉन पैकिंग एंड इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस। पैकिंग, क्लोज पैकिंग, जैसे मैंने बता दिया सॉलिड्स में क्लोज पैकिंग होती है। अब देख लीजिए, जब एटम्स छोटे होते हैं, छोटे एटम्स में पैकिंग जो होती है वो क्लोज हो जाती है, वहां पर गैप जो होती है, जैसे आप लिथियम के एटम्स अगर लेंगे, यहां पर जब क्लोज पैकिंग होगी लिथियम एटम्स में, तो इस पैकिंग के दौरान लिथियम एटम्स में बीच बीच में जो जगह रहेगी, जिसको हम वाइडस्ट या इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस कहते हैं, वो बहुत थोड़ी रह जाती है। इन जब स्पेस बीच में, जब स्पेस कम होगी, तो इसका मतलब है पैकिंग क्लोज है। उसके बारे के जो बड़े एटम्स है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम का एटम चूंकि बड़ा है, जब यहां पर हम पैकिंग करेंगे, तो इस पैकिंग में आप देखोगे कि जब एटम्स पैक हो जाते हैं, इस पैकिंग के दौरान एटम्स के दरमियान जो स्पेस जो रहती है, वो स्पेस भी बड़ी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि बड़े एटम्स में उतनी ज्यादा क्लोज पैकिंग नहीं होती है जितनी पैकिंग छोटे एटम्स में होती है। अब जब यहां पर स्पेस ज्यादा रह गई, लूज पैकिंग हुई कंपैरेटिवली, तो जाहिर सी बात है यहां पर हमें ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। इसलिए जो जो हम एटम का साइज जो जो बढ़ता जाएगा, पैकिंग लूज हो जाएगी। जब पैकिंग लूज होगी, तो उस वजह से इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे कि आपने पढ़ा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो इन मेटल्स में होती है, उसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। और मेटेलिक बॉन्ड में हम पॉजिटिव चार्ज कर्नल और बाहर वाला जो होता है इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है, उसी को कहते हैं। तो बड़े एटम्स में ये अट्रैक्शन जो होती है, ये कम हो जाती है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर जो है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और इसमें एक और पॉइंट ये भी याद रखिए कि अब जो एलिमेंट्स ज्यादा बड़े होते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। इसमें चूंकि क्या होता है, पैकिंग लूज होती है, लूज पैकिंग की वजह से ये एटम्स दूर दूर रह जाते हैं, इसलिए इनको मजीद दूर करना आसान हो जाता है, हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है। जब एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है, तो कम एनर्जी का मतलब यह है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, दैट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो हर ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाता है। उसके बरक्स अगर आप दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे, जैसे ग्रुप 2 में, तो वहां पर आप देखेंगे वहां एटम्स का साइज जो है वो स्मॉलर है देन ग्रुप फर्स्ट। तो इसलिए ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स जो होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन दैट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। साइज की मैं बात कर रहा हूं, पैकिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स जो हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिट्रोनिशियम, बेरियम, रेडियम, उनमें क्या है, डाउन द ग्रुप, ये जो इनके एलिमेंट्स जो हैं, वो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, व्हेन वी विल कंपेयर द ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स विद दैट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, तो ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स का साइज जो है, दैट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ग्रुप फर्स्ट, with the result smaller atoms get more efficiently packed, so they have higher melting points than group first elements. But down the group ones, again the melting point will go on decreasing, because down the group size goes on decreasing. So this melting point will depend upon the amount of heat energy given to change this close packing into loose packing, which in turn depends upon the size and upon the force of attraction, that is the metallic bond, strength of metallic bond. Strength of metallic bond also depends upon the number of valence electrons. If the number of valence electrons is higher, then there will be stronger forces between the electrons and the positively charged kernel. So for that reason, also this group second element, they have, number one, they have size smaller to that of group first elements, and in that way they get closely packed, but at the same time they have 2 electrons in their valence shell, whereas alkali metals have only 1 electron in their valence shell. So force of attraction, metallic bond will be stronger in group second elements than that of group first elements. So the melting point of group second elements is higher than that of group first elements. Down the group, melting point goes on decreasing. No doubt, there can be some exceptional cases somewhere, but in general, melting point decreases down the group. So these are two important properties. One property was metallic character, and another property was melting point. So up till now, two properties have been discussed. Tomorrow, inshallah, we will discuss
two more properties. One of them is density, and another property which is generally present in S block elements, that is flame coloration, that we will discuss inshallah tomorrow. For today, it is sufficient. Thank you very much.